हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे जो सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन वन, विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स? टूटे हुए हड्डी को जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? ए एक्सरसाइज, बी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, सी इमोबिलाइजेशन, डी एंटीबायोटिक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इमोबिलाइजेशन या स्थिरीकरण, निश्चलीकरण करना। ये टूटे हुए फ्रैक्चर को जोड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले इसमें और भी जैसे ऑप्शन है कैल्शियम देना, ये भी कैल्शियम देते हैं, लेकिन जब तक किसी भी फ्रैक्चर को इमोबिलाइज नहीं करेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, तो हड्डी के जुड़ने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। विकासशील देशों में अपरिपक्व शिशु की देखभाल में केएमसी एक महत्वपूर्ण विधि है। ये क्या है? एक कथन है। इसके एक कारण दिया गया है, इससे संबंधित है। यह विधि अपरिपक्व शिशु के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में, शारीरिक वृद्धि में एवं संक्रमण दर को कम करने में सहायक होता है। ये ऑप्शन आपको बताना है कि जो कथन और कारण है इनमें से किस प्रकार से संबंध है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन सी है, ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये कंगारू मदर केयर से संबंधित कथन दिया गया है। और जो पहला ऑप्शन है, अब विकासशील देशों में अपरिपक्व शिशु की देखभाल में केएमसी एक महत्वपूर्ण विधि है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पे जो कथन है उसका ये कारण बिल्कुल सही है। क्योंकि जो केएमसी है, कंगारू मदर केयर है, यह मेथड क्या करती है, जो भी अपरिपक्व शिशु है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, शारीरिक वृद्धि में और संक्रमण दर को कम करने में ये हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन में कथन और कारण, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो एसर्शन की करेक्ट व्याख्या करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर। अच्छे अभिलेखन तथा प्रतिवेदन के लक्षण हैं। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी कंसाइसनेस, ऑप्शन सी थोरोनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए क्या होता है, जब भी नर्स किसी पेशेंट से संबंधित कोई रिकॉर्ड मेंटेन करती है, उससे संबंधित कोई रिपोर्ट बनाती है, तो एक अच्छे रिपोर्ट की एक विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छे रिकॉर्ड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, तो ये बिल्कुल सही है, शुद्ध होना चाहिए कोई भी रिकॉर्ड हो या रिपोर्ट हो। कंसाइजनेस, संक्षिप्त होना चाहिए। और तीसरा है थोरोनेस, मीन्स उसमें पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ वक्तव्य छूट जाए और कुछ वक्तव्य लिख लिया जाए। तो ये जो भी रिपोर्ट है, जो भी रिकॉर्ड है, वो संपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ डी, ऑल ऑफ एबव। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5-year-old चिल्ड्रन। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? ऑप्शन ए डेल्टॉइड साइट, बाएं के ऊपरी भाग में। ऑप्शन बी वेस्टस लैटरलिस साइट,
जांग के बाहरी भाग में। ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल साइट, नितंब के ऊपरी भाग में। ऑप्शन डी डॉर्सोग्लूटियल साइट, नितंब के निचले भाग में। जो भी छोटे बच्चे होते हैं 5 वर्ष से, उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का जो प्रीफर्ड साइट होता है ये होता है जांग के बाहरी भाग में। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेस्टस लेटरलिस साइट। इसको फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेक्टस फीमोरस है साइट है, ये वेस्टस इंटरमीडियस साइट है, और यहाँ पर जो ये वेस्टस लिटरेलिस साइट है इस प्रकार से, और ये वेस्टस मीडियलिस साइट है। यहाँ पर ये सभी साइट दी गई हैं। तो जिस साइट में जब इंजेक्शन की ज़रूरत होती है वो इंजेक्शन उस साइट में लगाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेक्टस फीमरस ये हो गई ऊपर की ओर सबसे ऊपर, उसके नीचे वेस्टस इंटरमीडियस, उसके नीचे बाहर की ओर हो गई वेस्टस लेटरलिस, और सबसे नीचे होती है वेस्टस मीडियलिस। ये बिल्कुल जहाँ पे जोड़ होता है नी का वहां पर होती है। तो इस प्रकार से बच्चों में जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं ये जांग के बाहरी भाग में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाइंड मिल्क ऑफ मदर्स ब्रेस्ट इज रिच इन। माँ के स्तन से बाद में निकलने वाला दूध हाइंड दूध में पाया जाता है। ऑप्शन ए फैट्स अलोंग विद विटामिन ए एंड ई। ऑप्शन बी विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑप्शन सी प्रोटीन। ऑप्शन ए लैक्टोज। तो इस प्रकार से इसमें आपको बताना है कि जो हाइंड मिल्क होता है इस हाइंड मिल्क में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइंड मिल्क में फैट भी होता है, विटामिन ए और ई भी पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर और देखा कि माँ के स्तन से जो बाद में निकलता है जो दूध उसको क्या बोला जाता है, हाइंड मिल्क बोला जाता है। और हाइंड मिल्क में जो पाया जाता है वो होता है फैट और विटामिन ए और ई। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हाइंड मिल्क जो है होता है ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, और जो फोर मिल्क होता है ये वाटरी होता है, पतला होता है। तो इसलिए बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त है ये हाइंड मिल्क ही होता है। हाइंड मिल्क, द मिल्क रिलीज टुवर्ड द एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सेशन इज रिच इन फैट, विटामिन ए एंड ई एंड कैलोरी। इट इज डेंसर एंड क्रीमियर देन फोर मिल्क। ये जो हाइंड मिल्क होता है ये डेंसर होता है और इसमें फैट की मात्रा फोर मिल्क से ज्यादा होती है। द मिल्क रिलीज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए फीडिंग विच इज थिनर। जो बिगिनिंग में निकलता है, जो स्तनपान की शुरुआत में निकलने वाला दूध होता है ये क्या होता है, पतला होता है, और उसमें जो फैट की क्वांटिटी है और विटामिन ए और ई की क्वांटिटी है ये बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये दिए गए हैं। रेड बैग के सामने लिखा हुआ है बैंडेज, येलो बैग के सामने लिखा हुआ है ग्लव्स, ब्लूइश व्हाइट पंचर प्रूफ बैग के सामने लिखा है स्टेशनरी वेस्ट, और ब्लैक बैग के सामने लिखा हुआ है नीडल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि आपको इसका एक ही विकल्प, 1 या 2 विकल्प पता हो तो इसका आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। जैसे बैंडेज इसमें है तो पी से आप याद रखिए, पी फॉर पीला और पी फॉर पट्टी। तो इस प्रकार से जो येलो बैग में होगा ये बैंडेज होगा, और बी का 1 केवल ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। इसको हम फिर से मिलाएंगे इस लिस्ट को। तो रेड बैग में ग्लव्स वेस्ट मटेरियल होगा, येलो बैग में बैंडेज होगा,
पंचर प्रूफ बैग में नीडल सॉन्गी और ब्लैक बैग में ये स्टेशनरी वेस्ट रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डिक्टेटिंग, डी कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट के सभी कार्य होते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिक्टेटिंग। तानाशाही ये प्रबंधन में नहीं चलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डिक्टेटिंग। वैसे भी डिक्टेटिंग शब्द एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। मैनेजमेंट के जो पार्ट होते हैं ये प्लानिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है और कोऑर्डिनेटिंग भी होता है। हमको जो पार्ट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट में वो बताना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिक्टेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ कंडीशन इन विच foreskin of penis is so much narrow that it cannot be retracted over the glans of penis। एक ऐसी स्थिति जिसमें पुरुष के लिंग के आगे की चमड़ी इतनी सक्रिय हो जाती है कि इसको लिंग के ग्लांस के पीछे नहीं खींचा जा सकता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए क्रिप्टोर्किडिज्म, ऑप्शन बी फीमोसिस, ऑप्शन सी एपिस्पेडियस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए, जब पेनिस के आगे की जो स्किन होती है जब वो पीछे की ओर नहीं आ पाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फीमोसिस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश की गई है किस प्रकार से ये नॉर्मल पेनिस है जिसमें आगे की जो स्किन है वो पीछे है, और ये टाइप दिए गए हैं फीमोसिस के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 4 में पूरी तरह से आगे की ये स्किन है ये पूरी तरह से क्लोज है, आगे तक निकली है और ये बिल्कुल पीछे नहीं जा रही है, इसमें हल्का सा ओपन देख सकते हैं। और इस प्रकार से फीमोसिस होता है। तो ये 4 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। फीमोसिस इज ए कंडीशन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू पुल बैक द foreskin. It can be normal in babies and toddlers as the foreskin is still attached to the glands. It usually loosens on its own as they get older. जो भी बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनमें यह कंडीशन क्या है, एक नॉर्मल होती है, लेकिन समय के साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें एक कंडीशन यदि रहती है तो ये उनमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फीमोसिस बिकम ए प्रॉब्लम इफ इट कॉजेज सिम्टम्स लाइक a pinhole sized opening, difficulty urinating or sexual function and difficulty cleaning under the foreskin। तो फीमोसिस एक समस्या तब बन जाती है जब ये पिन होल साइज ओपनिंग हो जाए, यूरिनेटिंग में समस्या आने लगे, सेक्सुअल फंक्शन में समस्या आने लगे, या डिफिकल्टी क्लीनिंग अंडर दी फोरस्किन। इन एडल्ट फीमोसिस कैन बी कॉज्ड बाय पुअर हाइजीन और एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज। जो भी एडल्ट्स होते हैं उनमें यह जो प्रॉब्लम होती है फीमोसिस की, ये और भी कारण से हो सकती है, जैसे कि पुअर हाइजीन है, अस्वच्छता से रहना है, कोई भी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज। इट कैन आल्सो अकर आफ्टर सर्कमसीजन इफ द थिनर प्रीफ्यूज स्लाइड्स बैक ओवर द ग्लैंड्स। फीमोसिस कैन बी ट्रीटेड विद मेडिकल इंटरवेंशन और इफ दैट फेल्स सर्जरी लाइक सर्कमसीजन और प्यूसियोप्लास्टी। तो ये सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार से फीमोसिस हम लोगों ने देखा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ग्लैंस पेनिस की स्किन है ये पीछे की साइड नहीं आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ओलिग्यूरिया मीन्स। ओलिग्यूरिया का मतलब है ऑप्शन ए मोर यूरिन आउटपुट एट नाइट, B. Urine output less than 100 ml in 24 hours. C. Urine output less than 100 ml in 2 hours. D. Urine output less than 400 ml in 24 hours. तो ओलिग्यूरिया का मतलब होता है
कि जब यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो 24 घंटे में तो इसको ओलिगोरिया बोला जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओलिगोरिया इज डिफाइंड एज यूरिनरी आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे और लेस देन 20 ml पर आवर। यदि 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन निकले तो ओलिगोरिया बोलेंगे, और यदि 1 घंटे में यदि 20 ml से कम निकल रहा है यूरिन आउटपुट तो ये भी ओलिगोरिया की कंडीशन होगी। एंड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। तो ये किसका साइन है? जो भी किडनी के कार्य हैं उनमें इम्पेयर्ड हो गए हैं किडनी फंक्शन, इसलिए ये उसका अर्ली साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सोशल साइंस, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एक्लट्रेशन, ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। Anthropology is the study of the origin and development of human societies and cultures. Culture is the learned behavior of people, including their languages, belief system, social structures, institutions, and material goods. Next question, question number 11. अपगार स्कोर में निम्न में से कौन सा पैरामीटर सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय गति, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी मांसपेशी का टोन, ऑप्शन डी बच्चे का रंग। जो अपगार स्कोर होता है तो ये बच्चे का स्वास्थ्य बताने के लिए इसका यूज करते हैं जन्म के समय। तो इसमें जो 5 बातें सम्मिलित होती हैं, जो सम्मिलित नहीं होता है ये होता है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से अपगार स्कोर क्या होता है। पहले तो समझते हैं कि अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा दिया गया स्कोर होता है, जो नवजात शिशु में हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। अपगार मीन्स ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइनेस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। और इसका जो सभी पॉइंट होते हैं इनको 0 से 2 अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें 0 मिनिमम होता है और 10 मैक्सिमम होता है। नॉर्मल और अच्छा स्कोर 7 से 10 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून काटने के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथन सत्य हैं सिवाय अंगुली के नाखून एक दिशा में से काटना चाहिए, पैर के अंगुलियों के नाखून सीधा आर पार काटना चाहिए, नाखून को एक कोने से काटना चाहिए, नाखून को कम से कम प्रत्येक 15 दिन पर काटना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि ये सभी कथन सत्य हैं। जो आपको असत्य कथन है वो इनमें बताना है, क्योंकि इसमें सिवाय दिया गया है, नेगेटिव पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाखून को कम से कम प्रत्येक 15 दिन पर काटना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि जैसे ही नाखून बड़े होते हैं तो उनको तुरंत ही काटना चाहिए, 15 दिन का इंतजार नहीं करते हैं। इसलिए ये आंसर हमारा गलत है और हम लोगों को इसका गलत ऑप्शन ही बताना था। तो ये सभी ऑप्शन है ये सही हैं। अंगुली के नाखून एक दिशा से काटना चाहिए, पैर के अंगुलियों के नाखून सीधा आर पार काटना चाहिए, नाखून को एक कोने से काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज। अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण है ए अर्ली मेमोरी लॉस, बी रीसेंट मेमोरी लॉस, सी अर्ली एंड रीसेंट मेमोरी लॉस, डी होल मेमोरी लॉस। तो अल्जाइमर रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जो हाल की स्मृति का क्षय या रीसेंट मेमोरी लॉस, ये अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Alzheimer's disease is the most common type of dementia. It is a progressive disease beginning with mild memory loss and possibly
leading to loss of the ability to carry on a conversation and respond to the environment. Alzheimer's disease involves parts of the brain that control thought, memory and language. अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश या डिमेंशिया का क्या है, एक कॉमन टाइप है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है, ऐसा नहीं है कि यह अचानक से हो जाए। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है बीमारी, जो हल्के स्मृति लॉस से शुरू होती है और संभवतः बातचीत करने और पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता के लॉस की ओर ले जाती है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो विचार, स्मृति और भाषा को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? ए खसरा, बी टाइफाइड, सी हेपेटाइटिस ए, डी हैजा। वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, यह है खसरा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कॉलरा। ये सभी वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, जल जनित बीमारियां होती हैं। मीजल्स के बारे में देख सकते हैं कि फीवर भी आता है, रैश भी होते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसमें इन्फ्लामेशन होता है। और ये रैशेस किस प्रकार से रेड रैशेस होते हैं। मीजल्स इज स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। जो मीजल्स के फैलने का जो माध्यम होता है ये वाटर नहीं होता है, ये क्या होता है, जब एक पर्सन खांसता है या छींकता है तो या वो एक रूम में शेयर करके रहता है तो ये क्या है, इस पर इसके वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट हो जाते हैं। इट इज ऑफन स्प्रेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ हाई ट्रेवल और इन सिचुएशंस वेयर अनवैक्सीनेटेड पीपल आर इन क्लोज क्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the most heat sensitive vaccine out of the vaccines given below? नीचे दिए गए टीकों में से कौन सा टीका गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है? ए टीटी, बी पोलियो, सी खसरा, डी डीपीटी। तो जो सबसे ज्यादा गर्मी के प्रति हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है ये होती है पोलियो, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओपीवी गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज? गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक कौन सा है? ए क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, बी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सी सैल्मोनेला टाइफी, डी एचआईवी। इसका जो गैस गैंग्रीन का जो मेन ऑर्गेन होता है, जो कारण होता है, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। गैस गैंग्रीन इज अ हाईली लीथल इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू caused by Clostridium species with Clostridium perfringens being the most common। गैस गैंग्रीन एक जीवाणु इन्फेक्शन है जो गैंग्रीन में ऊतक गैस पैदा करता है। गैंग्रीन का एक घातक रूप आमतौर पर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंस बैक्टीरिया के कारण होता है। यहाँ पर इसका फिगर के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार गैस का गैंग्रीन हमारे शरीर के अंगों के लिए कितना खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलने वाला इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ART is used in the treatment of HIV, CKD, CBA, ESRD। ART का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और उसका उपयोग होता है HIV के ट्रीटमेंट में, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ART थेरेपी एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। अभी थेरेपी करती क्या है देखते हैं। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ HIV इन द बॉडी, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है इसको कम करती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज द डेली यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HIV मेडिसिन टू ट्रीट HIV। ART सेव्स लाइव्स बट डज नॉट क्योर HIV। देखिए इससे जीवन तो बच जाता है लेकिन इससे HIV क्योर नहीं होता है, हमेशा खतरा रहता है फैलने का। तीसरा जो इसका कार्य है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन, HIV ट्रांसमिशन का रिस्क को कम करती है। प्रिवेंट्स HIV फ्रॉम एडवांसिंग टू एड्स, HIV को एड्स में बदलने के लिए ये रोकती है। प्रोटेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि
एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, cerebellum regulates one of the following: A speech language, B spatial senses, C posture muscle tone, D mental behavior। तो सेरिबेलम होता है, ये किसको रेगुलेट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोस्चर और मसल टोन को रेगुलेट करने का कार्य करता है। द सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स विद बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड अदर मोटर फंक्शंस। Next question, question number 19. The innermost layer of the uterus is myocardium, myometrium, endometrium, perimetrium। यूट्रस या गर्भाशय की जो सबसे अंदरूनी परत होती है इसे क्या कहते हैं? तो ये होती है ऑप्शन सी, एंडोमेट्रियम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज द एंडोमेट्रियम। The endometrium is the inner lining of the uterus and is made up of glandular cells। तो ये किन प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? जो एंडोमेट्रियम होती है ये ग्लैंडुलर सेल से बनी होती है। That secrete substances। The endometrium's thickness changes in response to hormone changes during the menstrual cycle। तो इसकी जो थिकनेस होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो हार्मोन निकलते हैं उससे ये थिकनेस, इसकी थिकनेस में परिवर्तन आता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम सेट्स रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन के समय जो इसकी फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, ये क्या होती है? ये शेड हो जाती है, बाहर निकल करके झड़ जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। द यूट्रस, अब यूट्रस में क्या होता है कि 3 लेयरें होती हैं। सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम होगी, बीच की मायोमेट्रियम होगी और सबसे बाहर की क्या होती है? पेरीमेट्रियम होती है। तो पेरीमेट्रियम इस प्रकार से हमने देखा कि 3 परतें हैं। सबसे अंदर की परत एंडोमेट्रियम है और जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर सबसे बाहर पेरीमेट्रियम है, बीच में मायोमेट्रियम है, अंदर की ओर एंडोमेट्रियम है और ये एंडो सर्वाइकल कैनाल है। यहाँ पर ये एंडो सर्वाइकल कैनाल हो गई है, ये सर्विक्स है और ये यहाँ पर ये वेजाइना है और इसको यूट्राइन फंडस बोलते हैं, जो ऊपरी वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज ए इंक्रीज्ड स्वेटिंग, बी इंक्रीज्ड बाइल सीक्रेशन, सी इंक्रीज्ड जीआई सीक्रेशन, डी एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में संवेदी तंत्र का तंत्र भी बोला जाता है, जब यह स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है, तो इससे क्या क्या कारण मतलब क्या होता है, क्या समस्या हो सकती है? तो इससे क्या होता है कि ये पसीने को इंक्रीज करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड स्वेटिंग। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है ये 2 प्रकार का मेनली होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित होते हैं। उसके बाद होता है पेरीफेरल, जो शरीर के पेरीफेरी पर पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके। तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में पीएनएस भी कहते हैं, ये पीएनएस 2 प्रकार का होता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक ये वॉलंटरी मसल, जो वॉलंटरी स्केलेटरी मसल ऐच्छिक पेशियां होती हैं, उनमें ये कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर 2 भागों में विभक्त रहता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। जैसे स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, इनके मसल, इनमें काम करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जब ये पीएनएस उत्तेजित होता है तो ये क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है। When the sympathetic nervous system is stimulated, it can cause a number of effects। कई प्रकार के प्रभाव इसके द्वारा होते हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया वैसोकंस्ट्रिक्शन। The sympathetic nervous system causes most blood vessels to constrict, including those in the skin, digestive tract and kidneys। जो भी ब्लड वेसल हैं उनको ये सिकुड़ने का काम करेगा। जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है
दूसरा है, इससे क्या है, जब ये उत्तेजित होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, पपिल को डायलेट करेगा, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ पेन पाथवे और दर्द के जो भी कारक हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। बनाना फ्रूट इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, नन ऑफ दीज। बनाना फ्रूट में कौन सी विटामिन इनमें से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बनाना में इनमें से जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन होती है, ये होती है विटामिन सी। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमरस के मिडसेप्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है? ए मांसपेशी त्वचीय तंत्रिका, बी अल्नर तंत्रिका, सी मीडियन तंत्रिका, डी रेडियल तंत्रिका। देखिए, ये ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस इस प्रकार से, इसके नीचे रेडियस और अल्ना पाई जाती हैं। फिर ये हैंड, हाथ की हड्डियां होती हैं, यहाँ पर पाम होता है। तो यहाँ पर जब ह्यूमरस की टूटने की संभावना होती तो उसमें ये बीच से अल्नर नर्व आती, इसलिए इसकी भी चोट लगने की संभावना होती है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्नर तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलीटेड ईमेल कहाँ स्टोर होता है? ड्राफ्ट्स में, ट्रैश में, इनबॉक्स में, सेंट मेल में। डिलीटेड ईमेल जो स्टोर होता है ये ट्रैश में स्टोर ट्रेस में स्टोर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? ए स्ट्रोक वॉल्यूम, बी कार्डियक आउटपुट, सी टाइडल वॉल्यूम और डी हार्ट रेट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जो हार्ट होता है ये चार चैम्बर्ड, ह्यूमन हार्ट चार चैम्बर्ड होता है। इसमें इस तरफ खून ब्लड से वापस आता है शुद्ध रक्त, और यहाँ से शुद्ध रक्त वापस शरीर में जाता है। तो ये यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जब संकुचन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसमें क्या होता है, ये हृदय पंप करता है ब्लड की मात्रा। तो इस प्रकार से वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन होता है। तो वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए जो रक्त की मात्रा होती है उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्माद रोग में प्रथम पंक्ति का उपचार कौन सा है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज बेंजोडाइजिपीन, हैलोपेरिडोल, लिथियम, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लिथियम उन्माद में या मेनिया में दी जाने वाली पहली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। और ये जो मेनिया होता है ये एक ऐसी वैज्ञानिक स्थिति होती है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को अचानक से बहुत उत्साह होगा, बहुत तीव्र इसमें मनोदशा होती है और भ्रम का भी अनुभव होता है। और ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मूड स्विंग करता है। कभी बहुत व्यक्ति अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करेगा और एक ही पल में वो बहुत सैड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बाइपोलर भी होता है डिसऑर्डर। और इसमें जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग होती है लिथियम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना को संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? ए एड्रेस बॉक्स, बी मैसेज बॉक्स, सी एड्रेस बुक, डी स्टोर बॉक्स। इसमें जो इंग्लिश वर्जन है इसका वो भी पढ़ेंगे। इन ए कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इज एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बॉक्स, बुक, स्टोर बॉक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रेस बुक। एड्रेस बुक क्या होता है कि ये कन्वीनियंट प्लेस होता है जहां पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तरह का पेल्विस सबसे ज्यादा पाया जाता है तथा प्रसव के लिए आदर्श होता है? ए एंड्रॉयड, बी एंथ्रोपॉयड,
सी प्लेटिफॉइड और डी गाइनेकॉइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। गाइनेकॉइड जो पेल्विस होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और प्रसव के लिए ये बहुत ही आदर्श पेल्विस होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य निगरानी क्षेत्र में EHR का मतलब है ऑप्शन ए एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर सर्वप्रथम क्या इलाज करना चाहिए? ए घाव पर टाँका लगाना, बी घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, सी अस्पताल में भर्ती करवाना, डी साबुन व पानी से घाव को साफ करना। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी साबुन व पानी से घाव को सबसे पहले साफ करना चाहिए कुत्ते के काटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल से प्रदूषित जल का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है? ए सैल्मोनेला टाइफी, बी ई कोलाई, सी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, डी विब्रियो कॉलरा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इसका सही होगा। जो ई कोलाई होता है ये मल से प्रदूषित जल का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन स्टूल में पाया जाता है। जब ह्यूमन स्टूल से कोई जल प्रदूषित हो जाता है तो ये माना जाता है कि ये मल से प्रदूषित जल है। तो इसमें जो ई कोलाई जीवाणु मानव मल में पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का क्या शेड्यूल है? ऑप्शन ए 0-1-2 माह पर, ऑप्शन बी 2-4-6 माह पर, ऑप्शन सी 0-6-12 माह पर, ऑप्शन डी 0-1-6 माह पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 0-1-6 माह पर। ये वयस्क व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का शेड्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो पानी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग पानी के लिए, सी यूट्रोफिकेशन, डी सतह का प्रवाह है। The amount of oxygen required to decompose the organic matters of water by microbes is known as option A dissolved oxygen in water, B biological oxygen demand of water, C eutrophication, D surface flow। इसका करेक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, BOD ऑफ वाटर। ये एक ऐसी मात्रा होती है जो रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड मात्रा होती है जो डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि वहां पर माइक्रोब्स के द्वारा छोड़े गए हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स? ऑप्शन ए 80 डेज, ऑप्शन बी 100 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, ऑप्शन डी 150 डेज। आरबीसी का जो सामान्य जीवन काल होता है ये कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 5th मई, 7th अप्रैल, 11th जून, 1st दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 जून और ऑप्शन डी 7 दिसंबर। ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। अपरिहार्य गर्भपात के सामने लिखा हुआ है रक्तस्राव पर नियंत्रण, बी गर्भाशय का धनु स्तंभीय आकुंचन रक्तालयी रोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के सामने लिखा है गर्भाशय विदार, और ऑक्सीटोसिन के सामने लिखा है गर्भाशय ग्रीवा का चौड़ा होना। तो इसमें से यदि आपको 1-2 ऑप्शन ही सही होंगे या आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसमें
जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है, इसी को यदि मिलाते हैं तो इससे बच्चों में जो बीमारी होती है, जिसको जो भी बच्चों में एंटीबॉडी और माँ के एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के कारण ये बीमारी होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो ये एक हीमोलिटिक डिजीज है जिसमें आरबीसी टूटने लगती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर ये होता है गर्भाशय का धनुस्तंभीय संकुचन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भाशयी विदार। और जो ऑक्सीटोसिन है ये ब्लीडिंग पर कंट्रोल करने के लिए होता है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और अपरिहार्य गर्भपात, जब गर्भाशय ग्रीवा अचानक से चौड़ी हो जाए, मुंह खुल जाता है गर्भाशय ग्रीवा का, तो ये गर्भपात हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है अपरिहार्य गर्भपात। इसको इंग्लिश में भी देखेंगे, इनएविटेबल एबॉर्शन, ऐसा एबॉर्शन जो कि रोका ना जा सके, अब ये संभव ही होगा, इसलिए इसका डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स होती है ये डायलेट हो चुकी है, इसलिए पहले का चौथा हो जाएगा इसमें। टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, इसके कारण जो समस्या होती है ये होती है रप्चर ऑफ यूट्रस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस ये हीमोलिटिक डिजीज है, ऑक्सीटोसिन कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग है। इस प्रकार ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए का 4 है, पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संस्तुत अधिकतम शोर स्तर क्या है? ऑप्शन ए 95 डेसिबल, ऑप्शन बी 85 डेसिबल, ऑप्शन सी 90 डेसिबल, ऑप्शन डी 100 डेसिबल। भारत में जो अधिकतम संस्तुत शोर स्तर है ये होता है 85 डेसिबल, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4.5 से 6.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, बी 2 to 4 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, सी 4000 से 6000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, डी 4000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी संख्या पूछी गई है, तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, ये होता है 4000 से 6000 प्रति क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में लॉगर से क्या तात्पर्य है? एक सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को लॉगिंग करता है, एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो वास्तविक समय के साथ कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को की स्ट्रोक सहित रिकॉर्ड करता है, एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति का विवरण रखता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो लॉगर से कंप्यूटर में लॉगर होता है उसको क्या बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो वास्तविक समय के साथ कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को की स्ट्रोक सहित रिकॉर्ड करता है। तो की लॉगर मीन्स होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रियल टाइम डेटा इकट्ठा करे। तो इसका जो इंग्लिश में वर्जन पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय की लॉगर। तो की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है फॉर रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग की स्ट्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, ये सत्य है। प्रत्येक दिन स्नान करना, ये भी सत्य है। डिओडोरेंट का प्रयोग करना, ये भी सत्य है। माहवारी के समय स्नान से बचना, ये बिल्कुल असत्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चों में एडिपस कन्फ्लिक्ट होता है? ए, मौखिक चरण, बी, फैलिक चरण, सी, जननांग चरण, डी, गुदा चरण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैलिक चरण में बच्चों में क्या होता है? एडिपस कन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें बच्चे विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है? ए, 7 दिन, बी, 14 दिन, सी, 21 दिन, डी, 28 दिन। करेक्ट आंसर होता है इसका जन्म और मृत्यु दोनों का रजिस्ट्रेशन 21 दिन के अंदर करा लेना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी शहरी समाज के लक्षण है सिवाय
जनसंख्या का उच्च घनत्व ये भी पाया जाता है, क्योंकि जो शहरों में जनसंख्या होती है बहुत पास पास रहती है तो उनका उच्च घनत्व होता है। विषमता है ये भी रहता है, पता चला कि एक गरीब है और पास में ही बहुत अमीर आदमी निवास कर रहा है तो ये विषमता भी होती है। गुमनामी गुमनामी भी रहती है, क्योंकि जानकारी हो सकता है कभी कभार जब बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें पास के आदमी की आइडेंटिटी भी पता नहीं चलती है, इसलिए गुमनामी भी इसका एक लक्षण होता है। चौथा लक्षण है कृषि उन्मुख होना, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जो शहरी समाज होता है ये कृषि उन्मुख नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? ए अफ्रीका क्षेत्र, बी अमेरिका क्षेत्र, सी यूरोप क्षेत्र और डी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र। तो जो भारत WHO के जिस रीजनल संगठन के अंतर्गत आता है, जहां रीजनल ऑफिस के अंतर्गत आता है, वो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,